आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का उस आमंत्रण की जिसमें उन्होंने डिंडोरी के विधायक को खुले मंच से अपने सियासी गाड़ी में बैठने का निमंत्रण दे डाला। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिर मध्य प्रदेश के सीएम ने डिंडोरी के विधायक को ऐसा क्यों कहा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो जबलपुर के एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुले मन से डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम को अपनी तरफ आने का खुला ऑफर दिया। इस ऑफर पर ओमकार सिंह मरकाम हाथ जोड़कर मुस्कुराते नजर आए और क्या प्रतिक्रियाएं दी, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस विधायक को सीएम का ऑफर, जबलपुर में खुले मंच से दिया ऑफर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, कहा गलत पटरी में बैठे हो, मेरे साथ आओ। कांग्रेस विधायक हाथ जोड़ते आए नजर। सीएम के बयान पर बोले कांग्रेस विधायक, ज्यादा दिमाग ना चलाएं। समय था जबलपुर में आयोजित सरकारी कार्यक्रम का, जहां महाकौशल अंचल के सभी जनप्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे। कार्यक्रम में डिंडोरी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम भी थे। सीएम मोहन यादव सभी का नाम ले रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जब कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम का नाम लिया तो उन्हें मंच से ही बीजेपी में शामिल होने का खुला ऑफर दे दिया। चुनाव जीता भाई साहब, ये विश्वनाथ जी पीछे है, जोरदार अभिनंदन विश्वनाथ जी का भी। माननीय प्रभात साहू जी, पूर्व महापौर, हमारे बहुत जुझारू नेता, छात्र नेता रहे प्रभात साहू जी। एक और विधायक नागेश जी, महेंद्र नागेश, आपका भी वंदन अभिनंदन। सुभाष तिवारी रानू जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओमकार सिंह जी, कहाँ है मरकाम जी, कहाँ गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है। चलिए जोरदार अभिनंदन ओमकार सिंह जी का। मंच से दिए गए सीएम के ऑफर के बाद कांग्रेस विधायक मरकाम ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उनका क्या कुछ कहना है, आइए ये भी सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि आप प्रदेश के विकास में काम करिए, इस तरह से आप दिमाग मत चलाइए, आप प्रदेश के विकास में काम करिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के खुले आमंत्रण पर विधायक मरकाम की ये प्रतिक्रिया साबित करती है कि सीएम ने जिस अंदाज में उन्हें ऑफर किया, उसी अंदाज में प्रतिक्रिया भी दी। बात साफ है, सीएम की सियासी गाड़ी में कांग्रेस विधायक मरकाम नहीं बैठने वाले। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ आर। तो सीएम की सियासी गाड़ी में कांग्रेस के विधायक नहीं बैठने वाले, मरकाम को खुला मंच से ऑफर देना और मरकाम की प्रतिक्रिया वास्तव में यह दिखाती है। लेकिन लोकसभा चुनाव है तो चर्चाओं का बाजार गर्म होगा ही। चर्चाओं का बाजार गर्म है और सियासी हलचल भी है। आज इसी सियासी हलचल पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी प्रवक्ता पवन पटेल जी, महासचिव माफ कीजिएगा महामंत्री कांग्रेस, और एल द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पवन पटेल जी, आपके विधायक जी ने गजब ढाया, सियासी गाड़ी, बीजेपी की सियासी गाड़ी में बैठने का जो ऑफर था उसे ठुकराया और प्रतिक्रिया भी बड़ी जोरदार दी। क्या कहेंगे? आज तो खुश होना चाहिए ना पवन पटेल जी? नहीं, देखिए, खुश होना मेरे ख्याल से, मैं कांग्रेस को इसलिए खुश होना चाहिए जिन लोगों की आस्था संविधान में नहीं है, जिन लोगों की आस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान नहीं है, लोकतंत्र में नहीं है, प्रजातंत्र में नहीं है, तो इस तरह का काम जीतते रहते हैं। और इस तरह का ऑफर कभी कभार कैमरे के सामने दे देते हैं, कभी कभी कैमरे के बाहर दे देते हैं। उसका रिजल्ट आपने देखा कि जनहितैषी सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो आम जनता की लड़ाई लड़ रही थी, उसको हाथ धोना पड़ा। एक साल के पहले 11 महीने 12-13 महीने करीब उनको काम करने का मौका मिला। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है, वो बोलते बोलते मंच से बोल गए, बाकी काम यही करते हैं,
भारतीय जनता पार्टी का ध्यान, भारतीय जनता पार्टी हालांकि देश की जनता को राहत देना या उनको जो बड़े बड़े सपने दिखाए तो सपनों को पूरा करने का कभी होता नहीं है। वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं और लोकसभा आने वाले लोकसभा के टारगेट के हिसाब से उनको जहां जहां पे कमल कमजोर कड़ी उनकी इस टाइप का ऑफर देते नजर आएंगे। चलिए ठीक है। प्रियंका दुबे जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। चलिए, प्रियंका दुबे जी से हमारा अभी पूरी तरह से संपर्क नहीं हो पाया है, तो हम रुख करते हैं। एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सुना भी कि किस अंदाज में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस विधायक को ऑफर किया खुले मंच से, और उसकी प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। किस रूप में देख रहे हैं आप इसे? देखिए, कहीं ना कहीं चुनावी मौसम में चुनावी बिसात बिछाई जा रही हैं और आने वाले समय में मध्य प्रदेश और पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। किस प्रकार से सियासी गणित बैठ पाए, किस प्रकार से जो डिंडोरी के जो आप विधायक आपने बताया और जो ये बाहुल्य सीट होती है, तो कहीं ना कहीं जो वहां की जनता को किस प्रकार से साधा जाए, इसके कई समीकरण निकाले जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत से दौरे किए थे, बहुत सी जनसभाएं भी उन्होंने करी थी, और उसका नतीजा भी आपने देखा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मिल पाई। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार भी इसको इस तारतम्य में भी देखा जा सकता है कि आने वाले जो चुनाव है वे बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माने जा रहे हैं देश के लिए। तो इस प्रकार से कैसे ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश से सीटें जाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीती जाएं, वह कौन से ऐसे क्षेत्र जहां पर जाकर के सभाएं हों, इसको लेकर के भी हो सकता है उन्होंने मंच से कहीं ना कहीं एक संकेत और एक इंगित किया हो कि अगर विधायक उनके पक्ष में आ जाते हैं तो आने वाले हो सकता है लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें। लेकिन जब मैंने प्रतिक्रिया सुनी विधायक की तो मैंने उसमें देखा कि जिस प्रकार से उन्होंने क्रिया की प्रतिक्रिया दी और जो अपना जवाब दिया, उससे निष्ठा वह ऐसा लगता है कि अपने पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप मध्य प्रदेश के विकास के लिए ज्यादा आप अपना काम लगाएं, दिमाग लगाएं और इधर उधर दिमाग ना लगाएं। इसका मतलब सीधे तौर पर ओमकार सिंह मरकाम जी ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि मध्य प्रदेश जिस प्रकार से कर्ज में दबा हुआ है, यहाँ पे जन हितैषी योजनाएं जो है वह सही से नहीं चल पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन योजनाओं को किस प्रकार से क्रियान्वयन हो पाए और किस प्रकार से मध्य प्रदेश का कर्जा कम हो पाए, तो कहीं ना कहीं उनका ऐसा मानना होगा, तो उन्होंने इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया दी। जी, क्रिया की प्रतिक्रिया तो मिल गई। प्रियंका दुबे जी, सियासी गाड़ी में आ जा, मेरी गाड़ी में बैठ जा, नहीं बैठेंगे कांग्रेस के लोग, क्या कहेंगे आप? जी चलिए प्रियंका दुबे जी से पुनः हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, नहीं तो जवाब तो लेना बहुत जरूरी था। पवन पटेल जी, हम आपके पास आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पिछली बार जो धोखा कांग्रेस ने खाया और सरकार खोना पड़ा, बनी बनाई सरकार, उससे सबक लेते हुए इस बार जो कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे हैं बड़े पक्के उतारे हैं, क्योंकि बड़े पक्के जवाब मिले हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, पिछली बार पहले इसको पाप का घड़ा भर गया है, जब इतनी ज्यादा हो चुके हैं, उन सब मामलों को देखेंगे तो डेफिनेटली उसकी परिभाषा और उसका निर्णय रिजल्ट एक ही होगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो बाजी होती है, झूठ बोलना हो, तमाम जनता को तो उसकी पराकाष्ठा पे है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के किस कि भाई महंगाई कम करने का मोदी जी हमने महंगाई कम करते हैं। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से हमने बेरोजगारी कम कर दी, हमने किसानों की आय दुगनी कर दी। तो हर चुनाव में नए नए सफूके, नए नए पैकेज आम जनता को बरगलाने का प्रयास करती है। ये इनको कोई गुरेज नहीं है आम जनता के देश प्रेम भावना के साथ खिलवाड़ करने में, इनको कोई गुरेज नहीं है आम जनता के धार्मिक खिलवाड़ करने में। ये हर तरह की भावनाओं को करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मैं तो सिंपल सा कहता हूँ कि एक व्यक्ति जो होगा जिसकी चेतना है, उसको नहीं लग रहा होगी इनके घोषणा पत्र की प्रमुख 10 बातें जो बड़ी बात की, जिनका सबसे ज्यादा विज्ञापन
किया था, उन बातों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता उस चीज का एहसास नहीं कर रही होगी। आज आम जनता को नहीं लग रहा होगा कि हम खाने के किस रेट खरीद रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती ना पवन पटेल जी, एक बात तो समझ में नहीं आती कि जब इतनी दिक्कतें समाज में मौजूद हैं फिर भी बीजेपी ही बाजी मार ले जाती है। कांग्रेस को कहाँ, मतलब कहाँ यही तो देवेंद्र साहब, यही तो सोचने वाली बात है, क्रोध का विषय है। हम सबको चिंतन करना चाहिए, जिनका विश्वास बाबा का संविधान में क्या ऐसा मैकेनिज्म है, क्या ऐसा परिवर्तन हुआ कि पहले प्याज के रेट बढ़ते थे, सरकारें बदल जाती थी, और अब महंगाई नहीं करेंगे, सिर्फ बटोलेबाजी करेंगे, हमारी सरकार आएगी। हम लोगों को रोजगार नहीं देंगे, फिर भी हमारी सरकार आएगी। हम किसानों के दुगनी करने का झूठा वादा करेंगे, फिर भी हमारी सरकार आएगी। हम लोगों के बढ़े हुए बिजली का बिल वसूल करने के उनके ऊपर केस ठोकेंगे, फिर भी हमारी सरकार आएगी। हम महाकाल में जो आस्था के केंद्र वहां भ्रष्टाचार करेंगे, फिर भी हमारी सरकार आएगी। ये सरकार इनकी नहीं है, किसी न किसी मैकेनिज्म की जीत है, और हर भारतवासी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जी, गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जी, प्रियंका दुबे जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल हम आपसे तो यही किए हैं, शायद मेरा सवाल आप तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन हम जो सवाल किए एक बार और दोहरा दे रहे हैं। हालांकि 2-3 सवाल और आ गए, आप देर से जुड़ पाई हैं। पहला सवाल तो यही है कि आपकी सियासी गाड़ी में अब कांग्रेस के विधायक नहीं बैठने वाले, उनकी प्रतिक्रिया से तो यही लग रहा है, क्या आपको नहीं लगता? देखिए, कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा करने से बेहतर 2 दिन पहले जो पीसीसी कार्यालय में सुशासन का परचम लहराया है शहरयार खान जी और इनके अहलवार जी, इसको लेके अगर अपन बात करें तो समझ में आ सकता है कि इनकी पार्टी का चाल चरित्र किस प्रकार का है। तो इस पार्टी में कोई भी काम कर सके ऐसा तो मुझे संभव नजर नहीं आता। जैसा मैंने पहले भी डिबेट में कहा है कि एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक होता है सरकार में, विपक्ष की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परंतु जिस हिसाब से ये लोग आपस में कुर्सियां एक दूसरे पर तोड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली बकने और सुनने की खबर और पता नहीं देते हैं, उनका पर राजनीति करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग विपक्ष की भूमिका निभा सकते थे। अब बात आती है आम जनता की, जिसमें इन्हें कहीं मतदान करके कहीं पे भरोसा जताया इनके ऊपर, जिसमें कि डिंडोरी की अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही बात है कि जिस पार्टी के पास में ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, उस गाड़ी में बैठ करके माननीय विधायक जनता का क्या भला कर लेंगे। और अगर इस सापेक्ष को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि बड़ी चल रहे हो, तो उनका निर्देश ये नहीं है कि आप हमारी सदस्यता ले लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, और कम से कम सापेक्ष आकर के पॉजिटिवली काम तो कीजिए, सिवाय विरोध की, वो भी आधारहीन सत्यहीन राजनीति करके डिंडोरी की जनता क्या पाएगी। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो मुख्यमंत्री जी ने बातें कही हैं, प्रियंका दुबे जी, आपने कहा कि उनका आशय ये नहीं है कि हमारी आकर के बीजेपी की सदस्यता ले लीजिए, लेकिन उनके साथ आकर के काम करिए कि विकास हो, ऐसा उनके कहने का तात्पर्य था। वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। वास्तव में कहने का तात्पर्य क्या था, हम आपसे समझना चाहेंगे द्विवेदी साहब। निश्चित तौर पर जो उनका बयान आया है उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला है कि विकास की बात हो, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एक इशारा किया है, एक इंगित किया है कि मध्य प्रदेश की जो हालात हैं अभी, उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विकास के लिए अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे अभी बजट सत्र मध्य प्रदेश में होने वाला आगामी महीनों में, उसके बाद लोकसभा चुनाव है और लगातार जो योजनाएं धरातल पर चल रही हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं विकास बहुत ज्यादा जरूरी होना है। और किस प्रकार से क्रियान्वयन हो योजनाओं का, जिससे अमीर ना बन पाए, गरीब को उस योजनाओं का लाभ मिल पाए। तो कहीं ना कहीं उनका तारतम्य ये था इस बयान को लेकर के कि मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ वर्षों में विकसित अगर मध्य प्रदेश बनाना है तो सबको मिलकर के कार्य करना पड़ेगा और विकसित मध्य प्रदेश के लिए विकास की बात होना चाहिए। जी, विकसित मध्य प्रदेश के लिए विकास की बात होना चाहिए, उसका आशय ये था। पवन पटेल जी, आपको क्या लगता है? नहीं तो उसका आशय ये था, अगर यह आशय है, हम किसी चीज को
जब एक सिक्के के कई पहलू हो सकते हैं। अब एक्चुअल में उन्होंने किस बात पे किस सेंस में बोला थी वो बता पाएंगे। प्रियंका द्विवेदी भी आकलन कर रहे हैं, हम भी आकलन कर रहे हैं। हमने तो हमेशा अपने डिबेट में कहा है कि प्रदेश में किए गए हर काम में भारतीय जनता पार्टी के साथ हम खड़े हैं, लेकिन वो काम बिना किसी छल कपट, बिना सत्ता हासिल करने के साजिश के तहत ना हुआ हो। ये तो खुले मन से हम भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता लेकिन पार्टी कौन सी राजनीतिक पार्टी है पवन पटेल जी, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो सत्ता हासिल करना नहीं चाहती है? नहीं, देखिए, सत्ता हासिल करना, लक्ष्य हासिल करना हर व्यक्ति का, पार्टी का अलग अलग लक्ष्य होता है, लेकिन उसके रास्ते की बात कर रहे हैं हम। कई रास्ते नैतिक होते हैं, कई रास्ते अनैतिक होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अगर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे वो भी चाहते थे विधायकों की कमी शुरू करके अपनी सत्ता को बने रहने देते, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं चलना है। हमें विश्वास है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे, हम उस रास्ते पर संविधान में चलकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और इनके पास किसी भी रास्ते में चलकर सकती है, बेसिक अंतर है। जी, अनैतिक रास्ते पर चल करके भी बीजेपी सत्ता हासिल करना चाहती है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। प्रियंका द्विवेदी, जवाब दीजिए। 163 सीट, 163 मैंडेट अगर मध्य प्रदेश की जनता ने हमें दिया है तो क्या पूरी जनता अनीति पे चल रही है? ये सोचने की बात है। और एक विधायक को मंच पे से मात्र इतना ही कहा गया कि पॉजिटिवली काम करें, ठीक है, क्योंकि जनता के सापेक्ष में देखना है। तो मुझे नहीं लगता एक विधायक आ जाएगा तो हमारे 115 चाहिए, 116 चाहिए थे बहुमत के लिए, और हमारे पास ऑलरेडी 163 हैं, 163। तो हमें इनके एक विधायक की आवश्यकता नहीं है, और ना ही हमें पहले थी। पहले भी इनकी जो अपमान करने की पद्धति, अपने कार्यकर्ता का ध्यान नहीं रखना। अब मैं ज्यादा दिन नहीं, 2 दिन पहले ही पवन भाई साहब देख लीजिए, 2 दिन पहले क्या हुआ है शायद आपकी पीसीसी कार्यालय में। ये कोई भी राजनीतिक जो कि नेशनल पार्टी है उसके कार्यालय में इस प्रकार का व्यवहार होना क्या उचित है? ऐसा व्यवहार अगर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ हो रहा है, पिछड़ा वर्ग के जो आपके अहिरवार जी जो थे शायद आपके, ऐसा आप लोग जो दलित की बात करते हैं, आप लोग पिछड़ा वर्ग की बात करते हो, इस प्रकार से गाली गलौच होता है आपके कार्यालय में। तो आपकी जो कथनी करने का भेद है ये जनता ने देखा है, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी जीत करके आती है। ये मंचों पे भी देखा, ये कार्यालय में भी देखा, कमलनाथ जी के घर के सामने बैठे हुए कार्यकर्ता बेचारे जो तन मन धन से काम करते हैं, सतत काम करते रहते हैं। विधायक तो एक होता है, पर तो जनता जो है वो कार्यकर्ताओं के भरोसे पे ही चलती है। तो उनका नहीं सुनी गई, बाद में आप लोग टिकट चेंज करते हैं, उसके बाद जुटम भाग होती है आप लोगों के यहाँ पर। तो ये सब चीजें देख करके ही जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज 163 सीट लेके आई है। और फिर भी हमारा यही कहना है कि मजबूत विपक्ष बनाइए। अभी मैं फिर यही बात रिपीट करूंगी, अब ये भी हम सिखाएंगे तो ये तो बड़ा ही अजीब हास्यास्पद हो जाता है। देवेंद्र जी भाई साहब आप बताइए कि अब इनको विपक्ष की राजनीति करना है तो भारतीय जनता पार्टी सिखाएगी क्या? आप बताइए। जी, ये तो पवन पटेल जी ही बताएंगे। जी, पवन पटेल जी। नहीं, देखिए हमारा निवेदन था, विधानसभा की आपको विधायकों की जरूरत अभी नहीं है। हम तो लोकसभा के लिए जो ताना वाना बुना जा रहा है मैं उसकी बात करता हूँ। और एक चीज बड़ी अच्छी लगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान की ताकत देखने को मिले। यही भाजपा के लोग बोलते थे कि विपक्ष विहीन हमको चाहिए देश, और आज यही बोल रहे हैं कि विपक्ष होने की जरूरत है। धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं, और मैकेनिज्म खत्म हुआ उस दिन अच्छी तरह से ट्रैक पे आ जाएंगे। अरे हम सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं, हमारा बोलने का मतलब ये है कि इसको चीज क्यों आ गई, आपने कौन सा ऐसी तुर्रम खानी कर दी, बता दीजिए। तो आपके वचन पत्र में शुरू की 10 चीजें बता दीजिए जो सबसे ज्यादा जिनको आपने प्रचारित किया उनका पालन किया हो तो बताइए। एक इंटरनेशनल अवार्डेड नारा दिया, मैं हमेशा बोलता बहुत महंगाई की मार मोदी नहीं, आप मैकेनिज्म की बात करते हैं, नहीं मैकेनिज्म की बात करते हैं, दिया हो तो नहीं मैकेनिज्म की बात करते हैं। कौन से मैकेनिज्म की आप बात करते हैं? खुल के बोलिए ना, खुल के बोलना चाहिए। विपक्ष में ये मैकेनिज्म ये मैकेनिज्म के लोग आज भी बोलते हैं कि पवन जी कैसे सरकार बन गई, ये क्या हो गया, हमने तो वोट इनको दिया तो हमारा वोट यहाँ कैसे चला गया। वही मैकेनिज्म की जहाँ हमारा बैलेट पेपर का जब काउंटिंग होती है 199 सीट में हम आगे रहते हैं और बाकी जगह पीछे हो जाते हैं। ये जो मैकेनिज्म अगर इनमें दम है तो करा दे बैलेट पेपर से, जब पूरी दुनिया आवाज उठा रही है कि गड़बड़ है तो कर दे, एक बार दिखा दे, मोदी मैजिक दिखा दे बैलेट पेपर से चुनाव प्रचार करा के। देश में ईवीएम का हिसाब क्या वहाँ बंद हो चुकी है, आप भी बंद कर दीजिए, आपने डेवलपमेंट का इतने काम किया है तो।
चलिए एल द्विवेदी मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ कि जब आप यहाँ से आप बोलते हो चंद्रयान के यहाँ से कंट्रोल कर लोगे, लेकिन ईवीएम को नहीं कंट्रोल कर सकते। और अगर इतनी फुल प्रूफ है तो रोज साइबर केस के कम से कम हजारों केस रजिस्टर्ड होते हैं। इसका अकाउंट था उसने 1000 निकाल लिया, उसको ऑनलाइन इसने निकाल लिया, उसको ऑनलाइन पैसा उसने निकाल लिया, वहां तमाम ईवीएम फिट कर दीजिए, पूरा बढ़िया फुलफिल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आज के जमाने में कोई भी चीज असंभव नहीं है, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज में कोई भी प्रोग्रामिंग करके डाली जा सकती है। तो अगर विपक्ष में मेरी बात ना सुने, लेकिन अगर स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं, अगर एक व्यक्ति ने भी आवाज उठाई है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जवाबदेही बने, उसको फुलफिल करने का प्रयास करें। अब गाहे बगाहे जिस टाइप की आवाजें उठने लगी तो एक बार करा के दिखा दें लोकसभा चुनाव कि हम बैलेट पेपर से कराएंगे, खत्म हो जाएगा। जी, क्या लगता है एल द्विवेदी जी आपको, जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। एल द्विवेदी जी, क्या लगता है आपको, जिस मैकेनिज्म की बात और जिधर इशारा है पवन पटेल जी का, क्या लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो इस देश में बैलेट पेपर से भी चुनाव संभव है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए पार्टियों को, सम्मत से ला करके दृढ़ इच्छा शक्ति से बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि इफ देयर इज एनी एक्शन देयर विल बी अ रिएक्शन। अगर मैकेनिज्म की अगर बात हो रही है और जो अगर ईवीएम की बात हो रही है, तो वो कंट्रीज अगर आप देखेंगे, अगर इसको वैश्विक स्तर पर देखेंगे, तो जो बड़े बड़े आज विकसित देश हैं वह भी ऐसे ही चुनाव करा रहे हैं बैलेट पेपर से, और वहां पर भी वो मशीनों को बैन कर दिया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम्स ये सब बढ़ रहे हैं, तो चूंकि मैं अब टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ और मेरी तो स्ट्रीम ही कंप्यूटर साइंस रही है, तो इस चीज में इट इज एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मतलब कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो पॉसिबल ना हो, संभव नहीं है विश्व में। तो अगर वैश्विक दृष्टि से देखें और आप समझिए कि जो मशीन जिसने विकसित की होगी, तो निश्चित तौर पर उसके पास कोडिंग एंड डिकोडिंग करने का प्रोसेस हो सकता होगा, लेकिन वह खुल के सामने नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें लूप होल्स हो सकता है, संभावनाएं हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक क्विज कॉन्टेस्ट निकाला था, एक ऑफर निकाला था, और उन्होंने बोला था कि हम बैठे हुए हैं, कोई भी राजनीतिक दल आए और हमारे सामने डेमो करे और हम जो भी देंगे हम उसको एक इनाम घोषित करते हैं। उन्होंने एक इनाम भी बाकायदा उसके लिए करा था, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल उस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस कहीं ना कहीं ये दोहरे मापदंड है और इसमें राजनीतिक दलों के दोहरे मापदंड के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि आरोप तो लग रहे हैं। इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लेकिन कोई बैठने वाला नहीं है। जैसे कि 5 साल पहले बैठे थे लोग, उस तरह से बैठने वाले लोग नहीं हैं। इस बार लगता है कि बड़ी मजबूती से ठोक बजा करके अपने उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उतारा था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है। और इस समय सिर्फ अगर जो देखा जाए तो लोकसभा की 1 सीटें हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास और 28 सीटें बीजेपी के पास हैं। यानी कि कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाना ही पाना है, लेकिन बीजेपी को खोने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए तैयारी भी बहुत ही जोरदार हो रही है। और कुल मिलाकर के देखा जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, लेकिन तैयारियों पर जोर बहुत है। और उसी का एक हल्का सा झलक, हल्की सी झलक आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा के रूप में देखी गई है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।